नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2026 का आज ये सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम चर्चा करेंगे शब्द संरचना के बारे में, शब्द भंडार के बारे में, जिसमें हम रूढ़ शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तत्सम, तद्भव, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को समझने का आज प्रयास करेंगे। और तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम शब्द संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं शब्दों के भेद से। देखो, शब्द की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें शब्द की परिभाषा की, शब्द होता क्या है आखिर, तो शब्द वैसे एक अर्थ के आधार पर एक सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के सार्थक योग को कहा जाता है शब्द। यानी दो वर्ण है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल, का, मा और ला, ये तीनों क्या है, अलग अलग वर्ण है। अब ये तीनों वर्ण अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कमल। और ये क्या है, एक सार्थक रूप है। शब्द हमेशा क्या होता है, एक सार्थक रूप होता है। देखो, कमल का एक कोई ना कोई अर्थ है। कमल का अर्थ क्या है, एक फूल है। कमल क्या एक फूल होता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि कमल, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो कमल के फूल के बारे में बात कर रहा है, या अगर किसी का नाम कमल है तो आपको वहां पे ये ध्यान आ जाएगा। तो शब्द क्या है दोस्तों, वर्णों के सार्थक योग को कहा जाता है शब्द। और ये है, अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। कैसे? क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे का लिखा तो आपको का कुछ अर्थ ही नहीं है। का तो ये क्या है, वर्ण है। आपको कुछ समझ आया, नहीं आया? मैंने यहाँ पे माँ लिखा और मैंने यहाँ पे ला लिखा। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग लिखता हूं तो आप कोई भी अर्थ नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, एक साथ मिला दिया है और एक शब्द बना दिया है, तो मैंने यहाँ पे कमल लिख दिया। यानी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कमल के फूल के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द। अब बात करते हैं शब्दों के भेद। कितने भागों में यहाँ पे शब्दों को बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर मुख्यतः यहां पे शब्दों को बांटा गया है दो भागों में, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द नाम से ही यहां पे साबित हो रहा है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, यानी निरर्थक शब्द। अब देखो, सार्थक शब्द जैसे कौन कौन से हैं? रोटी, मैंने जैसे बोला रोटी, तो आपके दिमाग में सीधे आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं, रोटी की बात कर रहा हूं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक छवि भी आगे होगी रोटी की। राम एक नाम है, घर, रात, आगे पीछे, तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर इन नामों को बोला जाए तो आप कुछ ना कुछ सोचने पे जरूर मजबूर हो जाओगे। तो कुल मिलाकर इन शब्दों को क्या कहा जाता है, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जबकि निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे मैं कहूंगा वोटी, तो आपके दिमाग में आप कितना भी अपने दिमाग को लगाओगे, कोई भी अर्थ आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो यानी इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। वाय हो गया, वोटी, रोटी, वोटी, तो इनका प्रयोग हम वैसे सामान्यतः करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ये क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, रोटी वोटी खा ली। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रोटी वोटी खाई, तो देखो रोटी तो खाई मैंने, ठीक है, लेकिन वोटी क्या है? वोटी भी एक शब्द है, लेकिन ये किस प्रकार का शब्द है? निरर्थक शब्द है, जिनको हम सामान्यतः आम भाषा में प्रयोग लाते हैं। तो कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी दोस्तों हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में करते हैं। तो ये तो हो गया अर्थ के आधार पर। अब जो ये सार्थक शब्द है, ये काफी महत्वपूर्ण है, हमें पढ़ना इन्हीं को है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और इन्हीं सार्थक शब्दों को दोस्तों आगे बांटा गया है चार प्रकार से। चार आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 5 भागों में। अभी इनके बारे में डिटेल्स में इसी वीडियो में आगे चर्चा हम करने वाले हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, किस प्रकार से हम शब्दों को बनाते हैं, उनकी रचना करते हैं। तीसरा है रूप या प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, यानी किस प्रकार से हम व्याकरण के आधार पर उनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, अव्यय के आधार पर। तो ये एक आधार हो गया। और चौथा आधार है अर्थ के आधार पर। अब आगे दोस्तों चर्चा करते हैं सबसे पहले इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर किस प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। तो इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो बांटा गया है शब्दों को,
वो बांटा गया है 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब देखो यहाँ पे इसका अर्थ समझिए। इतिहास यानी जो इतिहास से चले हुए आ रहे हैं शब्द। उत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तत्सम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तद्भव की उत्पत्ति कहाँ हुई है, देशज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विदेशज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और संकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका स्रोत क्या है उत्पत्ति का। तो इसलिए इनको सीधे कहा जाता है इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 5 भागों में। कई बार इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी देखो, तत्सम का अर्थ होता है तत् और सम, यानी ऐसे शब्द जो जिस प्रकार संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द मैं यहां पर सीधे लिख रहा हूं। देखो, संस्कृत सभी भाषाओं की जो मूल भाषा है, जो जननी है, वो संस्कृत भाषा है। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है कि जो भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो हिंदी की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत। तो जो शब्द हिंदी की जननी यानी संस्कृत से जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं और वैसे के वैसे ही अगर वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत के समान शब्द। तो संस्कृत में जो शब्द है वो ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। यानी इन तत्सम शब्दों का जो स्रोत है वो क्या है? हमारी संस्कृत भाषा है। कौन कौन से हैं तत्सम शब्द? सूर्य, भूमि, पुष्प, अग्नि, प्रकाश आदि ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द हैं, जो कि वैसे के वैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और वैसे ही ये हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। अभी तत्सम शब्द और तत्भव शब्द का एक अलग सा टॉपिक है जिसको हम इस लेक्चर के बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि तत्सम शब्द और तत्भव शब्द ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और इनको आपको पहचानना कैसे है, इसमें आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ चर्चा क्या कर रहे हैं? शब्दों के भेदों के बारे में। दूसरा है यहाँ पे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा के शब्द तो थे लेकिन हिंदी में आते आते वो अपना रूप बदल देते हैं। यानी देखो, जो तो संस्कृत के शब्द हैं और वैसे ही रहे उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द, लेकिन संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में आकर क्या हो गए हैं? बदल गए हैं, उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पे देखो, कर्पूर, ये क्या है? तत्सम शब्द है। यानी ये संस्कृत का शब्द, ये तत्सम शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द है। तत्सम शब्द इसने तब होना था जब हिंदी में भी हम इसको कर्पूर कहते थे। ये एक संस्कृत का शब्द है कर्पूर, लेकिन इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधा कपूर बोलते हैं। यानी देखो, इसका यहाँ पे क्या बदल गया है? इसने अपना रूप बदल दिया है। कर्पूर से ये कर्पूर उसको संस्कृत में कहते हैं, लेकिन हिंदी में ये हो गया है कपूर। यानी ये इसने मूल भाषा का ये शब्द था लेकिन हिंदी में आकर इसने अपना रूप बदल दिया है, अर्थात कपूर क्या हो गया है दोस्तों? तत्भव शब्द हो गया है। कर्म संस्कृत का था और ये बदल गया है हिंदी में आकर काम। मात्र ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसे कहा जाता है माता। और दुग्ध ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में आकर ये हो गया है दूध। संस्कृत मूल भाषा है, तो मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आकर जिन्होंने अपना रूप बदल दिया है उन्हें क्या कहा जाता है? तत्भव शब्द कहा जाता है। तो इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये शब्द का दूसरा रूप था तत्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जो स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द का रूप, वो है देशज शब्द। देशज या देशी शब्द, यानी जो देश में, हमारे देश में जिनका जो उत्पत्ति हुई है, जिनका स्रोत क्या है? हमारा स्वयं का देश है। देखो यहाँ पे देश में जन्मा यानी देशज, जा का अर्थ होता है जन्मा, देश यानी देश में जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचलित हो गए हैं। यानी कुछ शब्द मूल भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव में आकर क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और क्षेत्रीय प्रभाव में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग इन शब्दों को कहा जाता है। तो ये सारे देशज शब्द हैं, जैसे लोटा, थैला, गड़बड़, झोला, पगड़ी, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे देश में हुई है, तो इसलिए इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। और विदेशज शब्द यानी जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है और विदेश से आकर ये हमारी भाषा में, हम अपनी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। देखो, विदेश यानी विदेशज यानी विदेश में जन्मे शब्द। तो ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों, जैसे कि अंग्रेजी के शब्द हैं अपील, कोर्ट, पेपर, कॉलेज, तो हम सीधे बोलते हैं ना, हिंदी में क्या हम बोलते हैं? प्रयोग क्या करते हैं? वाक्य, मुझे
कॉलेज जाना है, जाना है। लेकिन कॉलेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ये कहां से आया है? विदेश से आया है। तो कॉलेज शब्द किस प्रकार का शब्द हुआ दोस्तों? विदेशा शब्द। अब देखो जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं तकदीर, मौलवी, मुसाफिर, मुकदमा, अल्लाह, असर, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी को देख लेते हैं, खुराक, खामोश, दंगल, दंगल, ये दंगल है, ठीक है, चादर, पर्दा, शादी। तुर्की के शब्द देख लो, उर्दू, कुर्ता, कैंची, बेगम, बारूद। और पुर्तगाली में देखो अलमारी, ये अलमारी काफी इंपॉर्टेंट है, काजू, गमला, पादरी, इस्पात। और चीनी भाषा के जो शब्द हैं जैसे चाय, चीनी, लीची, ये सारे के सारे चीनी भाषा के शब्द हैं, यानी विदेशज शब्द हैं। और फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों पांचवा जो शब्द का प्रकार है इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, वो है संकर शब्द। संकर शब्द यानी जो दो स्रोतों से मिलकर बना हुआ है, यानी जैसे कि देखो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने गए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहा जाता है। रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर ये शब्द बना है, तो इसे कहा गया रेलगाड़ी। और ये किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। सीलबंद, ये भी संकर शब्द है। और पानदान, ये भी संकर शब्द है। तो ये 5 प्रकार हो गए दोस्तों। इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। और इनके बारे में अभी जो तत्सम शब्द और तत्भव शब्द हैं, इनके बारे में आगे हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा आधार देख लेते हैं शब्दों के प्रकार का, वो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, यानी किस प्रकार से हम शब्दों की रचना करते हैं, किस प्रकार उनको बनाते हैं। तो रचना के आधार पर दोस्तों शब्दों को बांटा गया है 3 भागों में, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको समझना दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाओगे तो आज के बाद आप मूल शब्द, यौगिक शब्द और जो आपका योग रूढ़ शब्द है, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। मूल शब्द क्या है दोस्तों? मूल शब्द इसको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द ये आपको नोट करना है, ठीक है। मूल शब्द को रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। तो इसका एक तो अर्थ निश्चित होता है, निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ वाला ये शब्द होता है। और एक तो इनका क्या नहीं हो सकता है? विच्छेद नहीं हो सकता है, विच्छेद नहीं। अगर इनका विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, कुल मिला के ये बिना अर्थ वाला शब्द रह जाएगा, और बिना वाला अर्थ वाला शब्द सार्थक शब्द नहीं हो सकता है। तो मूल शब्द वे शब्द होते हैं, इनको रूढ़ शब्द भी कहा जाता है, इनका एक निश्चित अर्थ होता है और इनका विच्छेद भी नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, विच्छेद किनका होता है? जिनमें संधि होती है, जिनमें समास होता है, जिनमें उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, उनमें विच्छेद होता है। अर्थात मूल शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जिनमें ना तो संधि होती है, ना उसमें समास होता है, ना उसमें उपसर्ग होता है, ना प्रत्यय होता है। तो ये पॉइंट खासकर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को आप तभी समझ पाओगे। तो मूल शब्द क्या होते हैं? निश्चित अर्थ और विच्छेद इनका नहीं होता है। जैसे सेना, सेना एक मूल शब्द है। अगर सेना का अगर विच्छेद करोगे, से धन ना, से का कुछ अर्थ नहीं है, ना का कुछ अर्थ नहीं है, इनका कुल मिला के ये अर्थहीन शब्द हो गए, अलग अलग वर्ण हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के इनका विच्छेद नहीं हो सकता है। कुत्ता, फूल, चावल, दिन, घोड़ा, और इनका एक निश्चित अर्थ होता है। मैंने सेना अगर कहा है तो आप सेना के ही बारे में सोचोगे। मैंने कुत्ते के बारे में कहा है तो आप कुत्ते के ही बारे में सोचोगे कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुत्ता कहना चाह रहा हूँ। फूल अगर मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप फूल के बारे में सोचोगे, यानी इनका एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने फूल कहा और आपने किसी फल के बारे में सोच लिया, मैंने चावल कहा और आपने गेहूं के बारे में सोच लिया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, मूल शब्द का क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है, और जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल शब्द कहा जाता है। दूसरा प्रकार है दोस्तों यहाँ पे यौगिक शब्द। यौगिक से आप अर्थ समझ सकते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी योग से बने शब्द, योग से बने शब्द। तो ये जो शब्द होते हैं ये 2 रूढ़ शब्दों के मेल से भी बन सकते हैं, या 2 शब्दों के मेल से ये बने होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। अब देखो योग कब होता है शब्दों का? जब उसमें संधि होती है, जब उसमें समास होता है, जब उसमें उपसर्ग लगा होता है या प्रत्यय लगा होता है। तो अर्थात यौगिक शब्द में क्या होता है दोस्तों?
ये संधि वाले शब्द भी होते हैं, समास वाले शब्द भी हो सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द भी ये हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शब्दों के योग से बने शब्द हैं, या मूल शब्द या रूढ़ शब्द के योग से बने ये शब्द होते हैं, जिन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है, सभी समासिक जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, केवल बहुव्रीहि जो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वो कभी भी यौगिक शब्द नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब देखो एग्जाम्पल देखो, सेनापति। सेनापति दो शब्दों के मेल से बना है, सेना और पति। सेना का भी एक अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, पति भी अपना एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है, यानी जो मुखिया होता है। तो सेनापति एक क्या है, यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से ये बना है। अनुशासन, अनुधन शासन, तो अनुशासन एक यौगिक शब्द है। चतुराई, चतुर्धन आई, ये भी एक यौगिक शब्द है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, संधि समास बहुव्रीहि समास के अलावा उपसर्ग प्रत्यय से बने सभी शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अब बहुव्रीहि समास क्यों नहीं होता है यौगिक शब्द, क्योंकि बहुव्रीहि समास क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। क्योंकि देखो यौगिक शब्द ये योग से तो बने होते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ये निश्चित अर्थ वाले होते हैं। जैसे मैंने सेनापति कहा तो इसका एक निश्चित अर्थ क्या है, सेनापति ही है, जो सेना का क्या है, मुखिया है, जो पति है सेना का। अनुशासन यानी अनुशासन में रहो, इसका अनुशासन ही अर्थ है। तो इनका एक क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में आपने देखा होगा, मैंने जैसे लंबोदर कह दिया, लंबोदर एक क्या है, शब्द है, लेकिन लंबोदर स्वयं में तो एक शब्द है, ये एक बहुव्रीहि समास है इसमें, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो इसका निश्चित अर्थ कहां से होगा, यौगिक शब्द कौन होगा और मूल शब्द कौन होगा, जिसका निश्चित अर्थ होगा। लेकिन लंबोदर का अर्थ यहां पे क्या है, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। लंबा उदर किसका है, गणेश। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, गणेश भगवान है। तो अर्थात इसका यहाँ पे क्या बदल रहा है, निश्चित अर्थ नहीं है, इसका अर्थ बदल रहा है, अर्थात ये यौगिक शब्द नहीं हो सकता है। और ये क्या है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द है। देखो डेफिनेशन देख लो योग रूढ़ शब्द की, जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष या रूढ़ हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी इनका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, विशेष होता है, इनका अर्थ बदल जाता है। तो योग रूढ़ शब्द भी देखो, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यौगिक शब्द का अर्थ निश्चित रहता है, जैसे सेनापति का अर्थ क्या है, सेनापति ही है। सेनापति का अर्थ आप अनुशासन नहीं बोल सकते हैं और अनुशासन का अर्थ आप सेनापति नहीं बोल सकते हैं। तो यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों के योग से बने होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, कुछ विशेष होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, लंबोदर यानी लंबा प्लस उदर यानी गणेश भगवान। तो लंबोदर का अर्थ क्या है, गणेश भगवान है। दशानन यानी 10 है जिसके आनन, 10 आनन वाला, 10 सिर वाला रावण है। दशानन का अर्थ क्या है, रावण है। नीलकंठ का अर्थ क्या है, ये है महादेव। भगवान शिव को हम क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। नीला है कंठ जिनका, नीला है गला जिनका। तो देखो नीलकंठ का अर्थ क्या है, बदल रहा है, शिव। दशानन का अर्थ क्या है, रावण है, यानी इसका अर्थ कुछ विशेष है। लंबोदर का अर्थ भी कुछ विशेष है, यानी गणेश भगवान। तो अर्थात ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ विशेष होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। और जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण दोस्तों, सारे के सारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको इन तीनों को समझा दिया है और उम्मीद करते हैं आज के बाद इनको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तीसरा जो आधार है शब्दों को बांटने का, वो है रूप या प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। रूप या प्रयोग के आधार पर कई बार इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो वो हैं 2 भेद। कौन कौन से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की अगर बात की जाए, इसका अर्थ जान लेते हैं पहले। विकार यानी परिवर्तन होना, यानी अर्थ बदल जाना। ऐसे शब्द
जिनमें विकार उत्पन्न होता है यानी उनमें परिवर्तन होता है, उनका अर्थ बदल जाता है, तो उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। लेकिन अर्थ या इनमें विकार उत्पन्न या इनमें परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है और इनका अर्थ बदल जाता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ पे मैंने परिभाषा नहीं लिखी, लेकिन फिर मैंने आपको यहाँ पे विकारी शब्द की परिभाषा बता दी है। वैसे परिभाषा दोस्तों हर पॉइंट का आपको इसका जो डिटेल्स पीडीएफ है, इसके जो नोट्स हैं इस लेक्चर के या हिंदी का जो हमारा संपूर्ण कोर्स चल रहा है, इसके जो डिटेल्स नोट्स है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके इसके डिटेल्स नोट्स या डिटेल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, वहां पे भी आपको इसके डिटेल्स नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो विकारी शब्द की मैंने आपको परिभाषा बता दी है, जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण क्या होता है, विकार या परिवर्तन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन विकारी शब्द होते हैं, तो सभी संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं, सभी सर्वनाम, सभी विशेषण और सभी क्रिया शब्द। तो ये 4 आपको नोट करने हैं। अब एग्जाम में कुछ भी बन सकता है, सर्वनाम भी पूछा जा सकता है, विशेषण भी बन सकता है, संज्ञा भी पूछा जा सकता है। और संज्ञा जैसे पूछा गया है कि राम क्या है, या कुल मिला के लड़का क्या है। तो इस प्रकार से सभी संज्ञा शब्द क्या होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द होते हैं। अब देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो लड़का पढ़ रहा है। अभी मैं संज्ञा शब्द की बात करूंगा कि संज्ञा शब्द में किस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न होगा लिंग, वचन या कारक के कारण। तो इसमें संज्ञा क्या है, लड़का है, लड़का पढ़ रहा है, इसमें संज्ञा क्या है, लड़का है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लिंग परिवर्तन कर लेंगे। हम स्त्रीलिंग की अगर बात करेंगे, लड़का क्या है, ये आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर हमें स्त्रीलिंग चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, लड़का पढ़ रही है, ये तो कहेंगे नहीं ना। स्त्रीलिंग अगर पढ़ रही यहाँ पे आ गया है, यानी लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो लड़का में क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, परिवर्तन हो गया। और ये किस में परिवर्तित हो गया, अपने आप लिंग के कारण, स्त्रीलिंग के कारण ये लड़की में परिवर्तित हो गया। क्योंकि स्त्रीलिंग अगर हमें प्रयोग में करना है, कोई स्त्री अगर पढ़ रही है तो कोई लड़की है, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, लड़की पढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है, और अब यहाँ पे देखो ये वचन के कारण है। ये तो विकार किसके कारण था, लिंग के कारण। और यहाँ पे जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो वचन के कारण उत्पन्न हो रहा है। लड़का दौड़ रहा है यानी एक वचन है। और अगर हम बात करें बहुवचन, तो लड़के दौड़ रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो गया। यहाँ लड़का था और यहाँ पे लड़के थे, तो बहुवचन के कारण यहाँ पे परिवर्तन हो गया है, विकार उत्पन्न हो गया है। और यहाँ पर लड़का का लड़के हो गया, यानी ये वचन के कारण इसमें विकार उत्पन्न हुआ। तो लिंग या वचन के कारण इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा जो होती है वो क्या होता है, विकारी शब्द होता है। क्योंकि लड़का भी संज्ञा है यहाँ पे और लड़की भी संज्ञा है। लड़के का अगर हमें पुल्लिंग करना है तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे, लड़के करेंगे, लड़का, सॉरी, ठीक है, लड़की का पुल्लिंग लड़का। सर्वनाम की बात करते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे देखो वह खाना खा रहा है, वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम आप सभी जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो वह खाना खा रहा है और वे खाना खा रही है। तो यहाँ पे वचन के कारण एक वचन है, वह खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, वह खाना खा रहे हैं ये नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, वे खाना खा रहे हैं। तो वह का यहाँ पे परिवर्तन हो गया वे में, किसके कारण, वचन के कारण। ये एक वचन वाला वाक्य है और ये बहुवचन वाला वाक्य है। उसी प्रकार विशेषण देखो, अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, ये सभी विशेषण है, यानी जो विशेषता बतलाते हैं। तो ये भी विशेषण में क्या है, विकारी शब्द है। देखो यहाँ पे वह अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण क्या है, यहाँ पे है अच्छा, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो संज्ञा यहाँ पे लड़का है और लड़का की विशेषता क्या है, अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण। और देखो यहाँ पे ये क्या था, वह क्या है, यहाँ पे वह लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें और ये स्त्रीलिंग वह क्या है, तो यहाँ पे विशेषण भी बदल गया, वह अच्छी लड़की है। देखो यहाँ पे तो अच्छा का क्या हो गया, अच्छी हो गया, यानी इसमें परिवर्तन आ चुका है अच्छा में।
अच्छा का अच्छी हो गया, किसके कारण? क्योंकि ये तो पुल्लिंग था और ये स्त्रीलिंग था, तो लिंग के कारण अच्छा में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये भी एक विकारी शब्द है। उसी प्रकार से क्रिया देखो आप, खेलना, नहाना, तो देखो वह खेलता है, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग वाक्य है, ठीक है। और सॉरी ना, यहाँ पे वचन के कारण, पुल्लिंग के कारण भी यहाँ पे हो सकता है, वह खेलता है, और अगर इसका स्त्रीलिंग होगा तो वह खेलती है। तो इसमें भी क्या है, लिंग के कारण भी खेलता और खेलती में परिवर्तन हो गया, खेलता से खेलती में। और वचन के कारण भी देखो, वह खेलता है एक वचन, वह खेलते हैं, तो खेलता से खेलते हो गया वचन के कारण, और खेलता से खेलती हो गया लिंग के कारण। तो लिंग और वचन के कारण क्रिया में भी विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द, यानी जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और सभी जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे हे, हो, अरे, परंतु, किंतु। अब जैसे हम बोलेंगे राम खाता है परंतु उसका देखो, हाँ मैं एक वाक्य बना रहा हूं यहां पे, राम खेलता है परंतु खेल नहीं पाता, नहीं पाता। अब देखो इसी वाक्य में अगर मैं प्रयोग करूंगा कि सीता खेलती है परंतु खेल नहीं पाती, तो देखो यहां पे जो खेलता था ये क्रिया है, और क्रिया का शब्द विकारी शब्द है। तो यहां पे राम क्या था, पुल्लिंग। अब यहां पे स्त्रीलिंग आ चुकी है सीता, तो जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग आई तो वहां पे क्रिया में परिवर्तन हो गया, क्रिया खेलता से क्या हो गई, खेलती हो गई। लेकिन परंतु दोस्तों यहाँ पे क्या है, परंतु वैसे का वैसे रहा, चाहे यहाँ पे पुल्लिंग है राम खेलता है परंतु खेल नहीं पाता, चाहे स्त्रीलिंग है सीता खेलती है परंतु खेल नहीं पाती, तो परंतु में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात परंतु क्या है, एक अविकारी शब्द है। तो इसी प्रकार से हे, हो, अरे, परंतु, किंतु ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। संबोधन वाची अविकारी शब्द, जिनका प्रयोग संबोधन में करते हैं, हे, हो, अरे, अबे। क्रिया विशेषण वाची अविकारी शब्द, जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जोर से। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक और वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, राम धीरे धीरे चलता है, चलता है, और सीता धीरे धीरे चलती है। तो देखो यहां पे चलना क्रिया थी, अगर स्त्रीलिंग यहां पे आ चुका है तो चलना से ये चलनी हो गया। लेकिन जो धीरे धीरे है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, चलना क्रिया है, और चलने की विशेषता है किस प्रकार से वो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। लेकिन राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे में यानी क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात सभी क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जोर से, तेजी से, बार बार, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। समुच्चयवाची अविकारी शब्द जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, और संबंध बोधक अविकारी शब्द जो संबंध दर्शाते हैं, संबंध बयान करते हैं, में, पर, आगे, पीछे आदि, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, चाहे लिंग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वचन में, चाहे कारक में परिवर्तन हो रहा है। तो रूप प्रयोग के आधार पर जो 2 प्रकार के शब्द थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो काफी अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैंने काफी डिटेल्स में आपको ये समझा दिया है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। देखो एक अर्थ तो ये था कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, लेकिन हम यहाँ पे सार्थक शब्द की बात करते हैं कि सार्थक शब्दों को अर्थ के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो एकार्थी शब्द में जिनका क्या होता है, केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे सारे के सारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे राम है तो राम का एक ही अर्थ है, राम का अर्थ है वो किसी का नाम होगा, या जो भगवान राम है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सीता, यमुना, यमुना भी क्या है, यमुना नदी एक ही है,
या यमुना किसी का नाम हो सकता है, और दिल्ली। तो सभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है वो सभी एकार्थी शब्द है, उनका एक ही अर्थ है। सीता का एक ही अर्थ है, यमुना का एक ही अर्थ है, यानी यमुना नदी, या वो किसी का नाम हो सकता है। तो इन्हीं कहा जाता है एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, हार। अब देखो हार के क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। हार का मतलब पराजय भी है, और हार का मतलब क्या होता है, जो गले में आप पहनते हैं, गले में जो गले की माला होती है उसे भी हार कहा जाता है। अगर गले में किसने माला पहन रखी है तो उसको कहा जाएगा कि उस स्त्री ने गले में हार पहन रखा है। लेकिन वहां पे हार का अर्थ क्या है, गले की माला से है। जैसे यहाँ पे मैं शब्द प्रयोग करूंगा, मैं शब्द लिखता हूं यहाँ पे, हाँ, गीता ने हार पहन रखा है। और यहां पर मैं लिखता हूं गीता हॉकी में हार गई, हार गई। तो देखो दोनों शब्द एक ही हैं, हार हार, लेकिन यहाँ पे हार का अर्थ क्या है, माला से है, और यहाँ पे जो हार का अर्थ है वो है दोस्तों पराजय। शब्द एक ही लेकिन उसके अर्थ दो हैं। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। तो हार के एक से अधिक अर्थ हैं, तो हार क्या है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार से कनक, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो आपने सुना होगा, ठीक है। तो कनक का अर्थ होता है सोना, और कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। तो ये यहाँ पे आप समझ के होंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। उसके बाद तीसरा है पर्यायवाची शब्द, और चौथा है विपरीतार्थी शब्द। तो कुल मिला के अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो हैं 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द। तो तीसरे में बात कर लेते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। यदि अनेक शब्दों के समान अर्थ होते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समानार्थी शब्द इसलिए भी इसको कहा गया, यानी अनेक शब्दों के जब समान अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि, पावक, अनल, इन सब का अर्थ क्या है, आग से है। गगन, अंबर, आसमान, नभ, यानी हम आसमान की ही बात कर रहे हैं, आकाश की बात कर रहे हैं, एक ही इनका अर्थ है। सूर्य, सूर्य को रवि भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है, भानु भी कहा जाता है। यानी रवि का अर्थ भी सूर्य है, भास्कर का अर्थ भी सूर्य है, और भानु का अर्थ भी सूर्य है। यानी इन सभी का क्या होता है, समान अर्थ होता है। रवि का अर्थ भी भास्कर है, भास्कर का अर्थ भी रवि है, या रवि का अर्थ सूर्य है, सूर्य का अर्थ क्या है, रवि है। तो कुल मिला के सभी का क्या है दोस्तों, समानार्थी शब्द है, समानार्थी अर्थ है, समान अर्थ है, तो इसलिए इनको समानार्थी शब्द कहा जाता है। और चौथा है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द, जो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे दिन का विपरीत क्या है, रात है। ऊपर का क्या है, ये ऊपर है, इसका विपरीत क्या हो गया, नीचे। जय का क्या है, पराजय है। जय का अर्थ विजेता, और पराजय का अर्थ जो जिसकी पराजय हो चुकी है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो देखो यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के हैं 2 भेद, विकारी और अविकारी। और व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। और उसी प्रकार से दोस्तों इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 5 भाग, 5 भेद, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द।